सो है गेस वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंट टाइम्स में इस कंपनी का परफॉर्मेंस हमें काफ़ी ज़्यादा खराब देखने को मिलता है। 52 वीक हाई से देखोगे तो गिरावट करीब आपको 34.7% का देखने को मिलेगा और वही ऑल टाइम हाई से देखोगे तो गिरावट का नंबर आपको 50-60% से भी ज़्यादा की देखने को मिल जाएगी। अब ये गिरावट का प्रॉपर रीज़न क्या है? तो प्रॉपर रीज़न बोल सकते हैं कंपनी की ग्रोथ है। कोविड के बाद कंपनी के नंबर हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिलते थे, बट उसके बाद अगर देखोगे 2021 के फाइनेंशियल ईयर के बाद तो कंपनी के नंबर वैसे हमें देखने को नहीं मिले हैं जैसे मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी इस कंपनी से। अब देखो दोस्तों, कोविड के टाइम पे ये कंपनी का जो वैल्यूएशन था वो 100 से भी ऊपर का था। इनफैक्ट 140 की पी पे भी कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिखती थी, बट फिर भी मार्केट इसको सस्टेन कर रही थी क्योंकि नंबर्स कंपनी के काफ़ी अच्छे दिख रहे थे और साथ में कंपनी का जो गाइडेंस बहुत पहले से है $1 बिलियन रेवेन्यू अचीव करने का बाई 2030, वो तो था ही। तो इन सारे फैक्टर की वजह से एक्सपेक्टेशन मार्केट की काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी इस कंपनी से। बट उसके बाद जब कोविड का बबल बर्स्ट हुआ तो काफ़ी सारी कंपनी जो एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रही थी उन सारी कंपनीज में काफ़ी ह्यूज ड्रॉप देखने को मिली और वो ड्रॉप के वजह से हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी जो 140 के पी पे चल रही थी वो गिरकर 50 के पी तक भी आपको आती हुई दिख रही थी। और अभी रिसेंट टाइम्स में देखोगे तो 50 का पी भी कंपनी सस्टेन नहीं कर पा रही है और अभी के टाइम पे 40 का पी पे कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिख रही है। तो इसका वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न बोल सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू तो फिर भी आपको ग्रो करते हुए दिखे हैं पिछले 3-4 सालों में, बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट को कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाई है। पिछले एक साल में डी ग्रोथ है 14% का, पिछले 3 साल में प्रॉफिट ग्रोथ हुई है बट सिर्फ 1% CAGR से हुई है, जो कि कंपनी के 50 के पी को जस्टिफाई कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बोल सकते हैं जो कंपनी का गाइडेंस है $1 बिलियन रेवेन्यू अचीव करना, इट मीन्स लगभग 8,800 करोड़ अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो अगले 5 साल में कंपनी को यहाँ से अपने रेवेन्यू को कितना लगभग लगभग कितना 4 गुना ग्रो करना पड़ेगा। और 4 गुना अगर कंपनी ग्रो कर लेती है तो कंपनी के गाइडेंस मीट कर सकते हैं, बट अगर 4 गुना ग्रो नहीं होता है तो फिर गाइडेंस कंपनी का मीट डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। बट दोस्तों इन सारी चीज़ों के बाद अगर हम कंपनी के करंट पेग रेशो की बात करें तो फ्यूचर के ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को देखते हुए पेग रेशो इस कंपनी को सुपर एक्सपेंसिव दिखा रहा है। कंपनी 140 के पी से 40 के पी पे आ चुकी है, बट फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से ये 40 का पी भी अकॉर्डिंग टू पेग रेशो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पेग रेशो डिसाइड होता है फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से। अगर मान लो फ्यूचर का ग्रोथ 20% है तो उस हिसाब से कंपनी का प्रेजेंट वैल्यूएशन क्या होगा वो मार्केट डिसाइड करती है इस फॉर्मूला से। पेग रेशो का फॉर्मूला होता है पी डिवाइडेड बाई ग्रोथ रेशो, ठीक है। और ये नंबर अगर 1 से ज़्यादा हुआ तो बोला जाता है एक्सपेंसिव है वैल्यूएशन, और 1 से कम हुआ तो बोलता है वैल्यूएशन सस्ता है यानी कि अंडर वैल्यूड है। अब इसका कितना 31.9 दिख रहा है, यानी कि बोल सकते हैं रेशो के हिसाब से देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। बाकी इस कंपनी के अपकमिंग रिजल्ट की बात करें तो वो हमें 28 अक्टूबर को आता हुआ देखने को मिलेगा, यानी कि अगले वीक। तो इस चीज़ को ध्यान में आप ज़रूर रख सकते हैं। बाकी अगर कंपनी के रिसेंट अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वहाँ पर एफआईएस की कन्विक्शंस थोड़ी सी पिछले 2 क्वार्टर में इंक्रीज़ हुई है। डीआईएस अभी भी थोड़े से कॉशियस है इस कंपनी को लेकर। और अगर हम बात करें पब्लिक की तो 38.7% स्टेक पहले पब्लिक का था, अभी 38.8% हो चुका है। और पहले एफआईएस इस कंपनी में 4% स्टेक के साथ थी और डीआईएस 1% स्टेक के साथ थी। और अभी देखोगे तो एफआईएस का स्टेक 4 से 5 हो चुका है और डीआईएस का 1 से 10 हो चुका है। इस बीच में हमें प्रोमोटर भी अपने स्टेक्स को डायलूट करती हुई दिखी है लगभग 10% से। तो इसी वजह से डीआईएस के पास इतना स्टेक्स हमें जाता हुआ दिखा है। बाकी ये सारी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो इसको रिकमेंडेशन आप मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं।
पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। सो दोस्तों अगर रिसेंट टाइम्स में देखें तो बीएससी से रिलेटेड कई सारी नेगेटिव रिपोर्ट्स बोल सकते हैं, नेगेटिव न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। और काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ कंपनी की बिजनेस के खराब से रिलेटेड देखने को मिली थी, और काफ़ी सारी न्यूज़ ऐसी हमें देखने को मिली थी जो कि ये दिखा रहा था कि आने वाले सालों में कंपनी के बिजनेस खराब हो सकते हैं। और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि बीएससी लगातार आपको वीक परफॉर्म करता हुआ दिख रहा था। बट जब हमें कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट होती हुई दिखी, लाइक वीकली एक्सपायरी का शिफ्ट होना, तो उन सारी चीज़ों के बाद अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन कोई भी चीज़ें हमें घटती हुई दिखी नहीं है। सबसे पहले एक्सपायरी शिफ्ट होने की वजह से जो एक्सपेक्टेशन था कि बीएससी का जो मार्केट शेयर है वो 2 से 3% गिर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। 1.1% से मार्केट शेयर बढ़ गया अगर हम बात करें ऑप्शंस के वॉल्यूम्स के बारे में। तो अभी दोस्तों वीकली एक्सपायरी शिफ्ट होने के बावजूद भी ऑप्शंस वॉल्यूम्स में बीएससी का काफ़ी अच्छा ग्रिप हमें देखने को मिलता है। और Q2 का हमने कंप्लीट डेटा देखा था इक्विटी डेरिवेटिव्स का, जिसमें ये तो हमें देखने को मिल रहा था कि Q1 जैसा ही कंपनी का Q2 का डेटा है। तो इससे Q1Q बेसिस पे तो नंबर्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस बार भी नंबर्स अच्छे आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये जो डेटा हमने देखा था वो डेटा हमें इसलिए शॉक किया था क्योंकि अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन नहीं था, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिस्ट तो ये बोल रहे थे कि कंपनी के वॉल्यूम्स में गिरावट देखने को मिलेगी, बट गिरावट तो देखने को नहीं मिली। Q1Q बेसिस पे देखोगे तो स्लाइटली कंपनी के वॉल्यूम्स हमें बेटर ही देखने को मिले थे। और इन सारी चीज़ों की वजह से जो एक्सपेक्टेशंस की वजह से बीएससी में गिरावट धड़ाधड़ हमें देखने को मिली थी 30% तक, वो गिरावट में कुछ रिकवरी हमें ज़रूर अभी विटनेस करने को मिली है। बाकी अगर हम बीएससी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो वो हमें 11 नवंबर को आता हुआ देखने को मिलेगा। अब फिर से मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव डेटा कंपनी के नंबर Q1Q बेसिस पे हो सकता है कि हमें म्यूटेड देखने को मिले, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये ज़रूर आप मानकर चल सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में जो कंपनी ने 59% से अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था और प्रॉफिट को मोर देन 100%, वो चीज़ें हमें हो सकता है कि इस बार देखने को ना मिले। इसलिए क्योंकि Q1Q बेसिस पे कंपनी का नंबर फ्लैट आ सकता है, और पिछले साल कंपनी ने जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया था Q2 में वो 800 करोड़ का था। तो हो सकता है कंपनी डबल डिजिट में ग्रोथ रिपोर्ट कर दे, बट इस पर 50% वाली ग्रोथ कंपनी को रिपोर्ट कर पाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो इस चीज़ को आप नोट ज़रूर करके चल सकते हैं। बाकी इसके अलावा कंपनी के लेटेस्ट अपडेटेड शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो वहाँ पर FIS की कन्विक्शंस थोड़ी सी कम हुई है इस कंपनी में, लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज़ को देखते हुए। बट वही अगर हम DIS की बात करें तो पिछले क्वार्टर में उन्होंने अपने स्टेक्स को बेचा था 1% से ज़्यादा, बट इस बार अगर देखोगे तो DIS ने एग्रेसिवली 11% से स्टेक बढ़ाकर 19 से 20% तक कर लिया है। और वही अगर हम बात करें पब्लिक के बारे में तो 50% जो था वो 63% हो चुका है, और अदर्स का जो कैटेगरी था जो 20% स्टेक ओन करता था वो अब 0 हो चुका है। अदर्स में क्या होता था कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते थे जो कि बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड वगैरह नहीं है, हाई नेट इंडिविजुअल, ये सारी चीज़ें अदर का पार्ट थे। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों फिनोटेक्स केमिकल। रिसेंटली कंपनी ने अपडेट किया था 1:2 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट और 4:1 के रेशियो में बोनस। इसमें कंपनी ने स्प्लिट के बदले 2 इक्विटी शेयर प्रोवाइड करने का फैसला किया था और बोनस के बदले 4 इक्विटी शेयर। टोटल अगर कंबाइन कर दोगे तो एक के बदले 10 इक्विटी शेयर कंपनी आपको देगी अगर फिनोटेक्स केमिकल के शेयर होल्डर हैं। बाकी शेयर होल्डर नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में तो नाम है दोस्तों IDFC फर्स्ट बैंक। सो दोस्तों अगर हम IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो रिसेंटली ये कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। इसका सबसे बड़ा रीज़न था कंपनी का Q2 का अर्निंग्स, जहाँ पर कंपनी का नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा था लो प्रोविजंस की वजह से। अब देखो दोस्तों, ये सारी जो कंपनी है IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, ये सारी कंपनी का जो वेटेज है वो MSME सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है, और MSME सेक्टर में जो डिफ़ॉल्ट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो 2024 तक का डेटा देखोगे तो MSME सेक्टर में जो टोटल NPAs हमें देखने को मिलते थे वो 1.25 लाख करोड़ का देखने को मिलता था, जो कि बहुत बड़ा नंबर बोल सकते हैं। बट एक्सपेक्टेशन ये है कि आगे चलकर ये जो डेटा है वो हमें रिड्यूस होता हुआ देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि रिसेंटली जो रेपो रेट कम हुआ है, वो रेपो रेट कम होने की वजह से जो पैसा वापस करना होता है बिजनेसमैन को वो पहले के मुकाबले अब कम करना पड़ेगा।
एमएसएमई सेक्टर में बेसिकली जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उसको बैंक्स लोन देती है, वहाँ पर रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर कोई मॉर्गेज नहीं होता है, ठीक है, इस वजह से। और अभी के टाइम पे जो रेपो रेट कम हुई है उस चीज़ को देखते हुए कंपनी के एमडी सीईओ जो हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इम्प्रूव होगा Q3 से, क्योंकि जितनी भी बेनिफिट्स देनी थी रेपो रेट कम होने की वजह से वह बैंक ने पास कर दिया है कस्टमर्स को, तो इस वजह से बोल सकते हैं अब कम रेट पे आपको लोन मिल सकता है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक से। और इन सारी चीज़ों की वजह से उन्होंने बताया है कि अभी के टाइम पे जो उनका नेट इंटरेस्ट मार्जिन था Q2 में वो बोल सकते हैं लो पॉइंट पे था। यहाँ से इंप्रूवमेंट दिखेगा, Q3 में इंप्रूवमेंट दिख सकती है सिक्वेंशियल बेसिस पे, और Q4 में भी इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो बोल सकते हैं कि आगे चलकर भी कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छी तरह से ग्रो होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट के स्टेटमेंट से हमें देखने को मिलता है। बाकी ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, सभी चीज़ें एजुकेशन पर्पज़ के लिए, किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।